देखो आज के टाइम में जितने भी पंजाब के हालात हैं वो एकदम तो बने नहीं। इसके पीछे कम से कम 30-40 साल की हिस्ट्री है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और इस चीज़ को ऐसे दबाया जा रहा है कि जैसे ये बहुत कॉन्फिडेंशियल हो। पर आप जिस टाइम इतिहास के पन्ने आप खुरेदोगे उस टाइम आपको पता लगेगा कि पंजाब की इतनी गलती है नहीं जितनी बताई जाती है। और जितनी भी ये खालिस्तान मूवमेंट है या फिर हिमाचल हरियाणा वाला झंडा नहीं मिलेगा, झंडा नहीं मिलेगा, झंडा दे दो, सिस्टम है, ये सब एकदम नहीं आया। इसके पीछे भी कहानी है। जब से इंडिया आज़ाद होया तब से पंजाब पहले तो पाकिस्तान पंजाब में बट गया, फिर बटाए हिमाचल हरियाणा में। और हरियाणा को सबसे बड़ी ये बेनिफिट हुआ कि ग्रीन क्रांति के बाद हरियाणा पूरे बेनिफिट उठाए। इसके अंदर इसने आईटी सेक्टर बनाने, जैसे गुड़गांव या फिर अब रोहतक बन रहा है। पर पंजाब को इतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं मिली और पंजाब में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है जिससे किसकी इकोनॉमी ग्रोथ हो। आप मानोगे नहीं, पंजाब की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो हरियाणा दुगनी कौन करता है कि हरियाणा की दुगनी जीडीपी है पंजाब से। हालांकि हरियाणा पंजाब से बाद में बना था। सबसे मेन चीज़ ये है कि पंजाब को आज तक ऑनेस्ट लीडर मिला ही नहीं। जो सीएम है या फिर गवर्नर है वो पंजाब को कभी ऑनेस्ट मिला ही नहीं। ये जितने भी पास्ट में आप सीएम देखोगे इन्होंने सिर्फ पंजाब का फायदा उठाया, चाहे बादल परिवार हो गया या फिर कांग्रेस होगी या फिर अकाली दल और बीजेपी का संगठन हो गया। सबसे बुरी बात तो ये है कि आम जो मजदूर या फिर किसान है उनको ऐसे पोर्ट्रेट किया जाता है कि वो एकदम आतंकवादी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हक मांग रहे हैं। जिस हक को सरकार ने देकर फिर अनसुना कर दिया या फिर उस बात से मुकर गए। आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। और फिर उन्होंने अपना शंभू बॉर्डर पे फिर से उन्होंने धरना लगाया। उस धरने को एक धोखे से उठाया गया, पहले बातचीत के लिए बुलाया गया, उसी बातचीत के दौरान उसी रात को बिना किसी वार्निंग के उनको उठा दिया गया। और ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है पंजाब सरकार के द्वारा। जो सरकार ये कह के आई थी कि हम नशा खत्म करेंगे, हम किसानों की मदद करेंगे। भगवंत मान का कोई भी लेक्चर देख लो, पुरानी सरकारों को दोष देता है, पर अब की बार उसकी अपनी सरकार है। वो कर क्या रही है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज को प्रेस कर रहे हैं। कोई भी आवाज उठती है उसको प्रेस करते हैं। पंजाब एक सिख मेजोरिटी स्टेट है, इसलिए जो पंजाब में जो इलेक्शन होते हैं वो ज्यादातर इसी मुद्दे पे लड़े जाते हैं कि जो पंजाब में जो सिखों के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय कौन दिलाएगा। और आप मानोगे नहीं, जितने भी सीएम पंजाब के हुए हैं उन्होंने इस चीज के बारे में बात तक नहीं करी और इस चीज को इतना स्प्रेस किया कि इसका रिएक्शन आना हो गया। अब बात आप भी मानोगे, जितना हम किसी चीज को स्प्रेस करते हैं उतना ही उसका उबाला वापस आता है। आज के टाइम में पंजाब उड़ता है, पंजाब उबाला मारता है, पंजाब अब रंगीला नहीं रहा। और इसके सबसे बड़ा कारण है सरकार। अब जो विवाद हुआ है हिमाचल प्रदेश में संत भिंडरावाली जी की फोटो के ऊपर, आप जब उनके 18 मतों को पढ़ोगे आप कहीं ना कहीं उनको सही मानना स्टार्ट कर दोगे। उनकी जो मांगे थी वो बिल्कुल सही थी और पंजाब सरकार इन मांगों के ऊपर कभी हामी नहीं भरी। हालांकि अकाली दल या फिर अकाल तख्त ने इस चीज को हामी जरूर भरी कि इन 18 मांगों की पूर्ति होनी चाहिए। देखो, जब भी स्टेट को एक कॉम्पिटिटर मिलता है उसको दबाने या फिर उसको मारने का स्टेट कहीं भी मौका नहीं छोड़ता। और इंडियन स्टेट ने एक खूबी निभाया है कि वो पंजाब में से उठी हर आवाज को दबाना चाहता है और पंजाब के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता। इंडस्ट्री पंजाब में है नहीं, यूथ बाहर जा रहा है, यूथ ड्रग्स में है और जो उनके पुराने मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। देखो, मुद्दों को दबाना अलग बात है, मुद्दों को सुलझाना अलग बात है और इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए आपकी। स्पेशली जो सरकार है उसका ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसा रूप देने के चक्कर में ये सबसे पहला बीज 1947 में बीजा गया, जब पाकिस्तान को मिल गया मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बन गई और हिंदुस्तान बन गया हिंदू मेजोरिटी कंट्री। पर पंजाब का ऐसा बोला गया कि आप हमारे साथ आ जाओ, अब तुम स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे। पर ऐसा कभी हुआ नहीं। हिंदुओं के 4 धाम है, उन चारों धामों को उनकी जो सिटीज है उनको एज ए रिलीजियस सिटी घोषित किया गया। पर अमृतसर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अमृतसर क्या शरेआम दारू बिकती है, शरेआम मुर्गा मच्छी सब कुछ बिकता है। स्टेट है वो धरने वाला स्टेट इसलिए हो जाता है कि पंजाब के लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और जब कोई ऑप्शन फ्रस्ट्रेशन में एक आदमी क्या करेगा, वो वायलेंस करेगा। 1984 जो हुआ और जो 6 जेनोसाइड दिल्ली में हुए उसका कोई इंसाफ नहीं मिला। जो उसके बाद जो हमारे जो सिख भाई थे उनको अपने खेतों से उठाकर उनका पूरा पंजाब में इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ 1984 से लेकर 1993 तक या 6 तक जेनोसाइड है, उसका कोई भी जवाब या फिर किसी भी उस आदमी को पकड़ा नहीं गया जो इस चीज के लिए जिम्मेदार था।
और इस चीज़ की कोई भी बंदा जिम्मेदारी नहीं उठा सकता कि कितने पंजाब के इनोसेंट लड़के इन्होंने ऐसे मारे हैं जैसे भेड़ बकरी हो। आपको गेहूं और चावल से छुटकारा देना चाहिए और फसलें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए पंजाब के अंदर, जो उसके इन्वायरमेंट के अंदर हो सकती है और पंजाब की ग्रोथ हो सकती है। पंजाब एक कृषि प्रधान स्टेट है, इसी के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए कि पंजाब के अंदर नई इंडस्ट्री आए ताकि नौजवान को रोजगार मिले, ताकि ये जो जितने भी दंगे हैं या फिर धरने इनको धीरे धीरे खत्म किया जाए। हाँ, जुल्म हुआ हो, इवेंचुअली बात है कि आप इतना गुस्से होंगे, इतना वायलेंस क्रिएट करोगे, और पंजाब आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब स्टेट है, इसलिए कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी अपना वहाँ पे बिजनेस नहीं करना चाहता। अभी उन्हें 94% आज़ादी के टाइम बलिदान दिया है और उनकी जो कदर है कहीं ना कहीं हम कम मानते हैं, और हमारी बॉलीवुड ने हम पंजाबियों को ऐसा दिखाया है कि ये तो बल्कि लाफ्टर शो से ही आए हैं सीधा, इनका कोई किरदार नहीं है। और सरदार आदमी ऐसा है जो किरदार से ही पहचाना जाता है। इनका जो चाहे आर्मी में लगा लो किरदार, चाहे एज ए इंडिविजुअल लगा लो, इन्होंने देश के लिए या फिर अपने हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ ऐसा किया है जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बात बिल्कुल सच है कि जब तक पंजाब के मुद्दे एक एक मुद्दा हल नहीं होता, तब तक संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले या फिर अमृतपाल सिंह और ऐसे ही नौजवान सामने आते रहेंगे, और ऐसे ही जो सरकार है जब तक इनको इग्नोर करेगी तब तक वायलेंस बढ़ता रहेगा।